नमस्ते बच्चों। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पेशी ऊतक के बारे में। जो मस्कुलर टिश्यू है ना, ये रह गए थे अपने, पेशी ऊतक रह गया था अपने, है ना। बाकी जंतु ऊतक में हमने पढ़ लिए, दो तो पढ़ लिए, है ना, उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक पढ़ लिए। तो अगला है हमारा तीसरा पेशी ऊतक। इसमें हम पेशी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार का होता है, क्या होता है ना। अब जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, बेल बटन प्रेस कर लेना, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा वीडियो में जो भी कमी हो आप बताओ, है ना। तो पढ़ते हैं, इसको चालू करते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे तीसरा पेशी ऊतक। तो दो ऊतक पढ़ चुके हैं हम, उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक। अब तीसरा है हमारा पेशी ऊतक। तो और इसके बाद आएगा आपके तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखिए तीसरा ऊतक पढ़ते हैं इसको। पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। देखो इसमें मायो शब्द आएगा और या सार्को शब्द आएगा, है ना। पेशियों में दो शब्द आएंगे, मायो या सार्को, है ना। पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहलाता है। शरीर की सभी पेशियां किससे निर्मित होती है? इंपॉर्टेंट है भाई, ये मेजोडर्म से निर्मित होती है सभी पेशियां। लेकिन अपवाद है यहाँ पे आयरिस पेशियां। ये आयरिस पेशियां कैसे निर्मित होती है? ये आयरिस पेशियां होती है एक्टोडर्म से। और सिलेरी काय की पेशियां ये आंख में पाई जाती है। दोनों हमारी जो आंख होती है ना, ये दोनों एक्टोडर्म से उत्पन्न होती है। एक वयस्क, तो इसका ध्यान रखें, आयरिस पेशियों का ध्यान रखें आप यहाँ पे। एक वयस्क मनुष्य के शरीर के भार का 40 से 50% हिस्सा पेशियों का बना होता है। कितना? 40 से 50% हिस्सा। अब आपने वहाँ पे देखा था संयोजी ऊतक में, क्या देखा था हमने? संयोजी ऊतक में कुछ ऐसी कुछ लाइन देखी थी, वहाँ पे पढ़ते हैं इसको। जी रहा, ये जो संयोजी ऊतक है कितना प्रतिशत बनाता है भार का? 30% बनाता है। और वो ये तो संयोजी ऊतक बनाता है 30%। इसके अलावा पेशी ऊतक कितना बनाता है आपका? जो पेशी ऊतक है वो 40 से 50% बनाता है ना, शरीर के भार का हिस्सा। मतलब इसका ही बना होता है हमारा शरीर। 40 से 50%, 50% तक इसका बना होता है। मतलब मनुष्य में पेशियों की संख्या देखो कितनी होती है? 639 होती है टोटल। इनमें से 639 में से देखो 400 तो कैसी होती है? रेखित होती है। अब 400 रेखित होती है तो कितनी बच गई? 600 में से 400 घटा लो, 239 बच गई। तो 239 क्या होती है? अरेखित पेशियां होती है ना। तो इसका ध्यान रखिए कितनी पेशियां होती है हमारे शरीर में। पेशियों में क्या कौन कौन से गुण होते हैं? देखो, संकोचनशीलता, है ना, मतलब संकुचित होना, सिकुड़ना, उत्तेजनशीलता, उछलना कूदना, उसको बोलते हैं उत्तेजनशीलता का। इसके अलावा प्रत्यास्थता, मतलब फैलना और वापस सिकुड़ना, फैलना फिर वापस सिकुड़ना, तो उसको बोलते हैं प्रत्यास्थता। तो ये सारे गुण इसमें पाए जाते हैं पेशियों में। अगला टॉपिक है हमारा पेशियों के प्रकार। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा पेशियों के प्रकार। पेशियों के प्रकार क्या होते हैं? देखो कितने प्रकार की होती है पेशियाँ, मतलब 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हृदय पेशी। 3 प्रकार की हो गई पेशियाँ, है ना। अब एक एक को करके वो पढ़ते हैं सबको। देखो सबकी संरचना पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, ये पेशी का अनुप्रस्थ काट लिया है मैंने। अनुप्रस्थ काट जो हमारी भुजा है उसको ले लो आप, भुजा का अनुप्रस्थ काट ले लो आप। हमारी भुजा में जो पेशी होती है ना, दाएं हाथ की चाहे बाएं हाथ की, उसको ले लो आप, उसका अनुप्रस्थ काट ले लो। अब देखो तो इसमें क्या दिखेगा आपको? ये अनुप्रस्थ काट में ना बहुत सारे आपको बंडल दिखेंगे, पेशी बंडल या पुलिका या फेसिकल, है ना, ये दिखेंगे। ये छोटे छोटे ये बंडल ही तो हैं, ये बंडल है, ये पेशी के बंडल इतने सारे। पेशी के अंदर क्या दिखेगा आपको? पेशियों के बंडल। पेशी बंडल मतलब पुलिका, फेसिकल दिखेंगे। अब ये जो पेशी बंडल होते हैं, ये फेसिकल होते हैं। फेसिकल के चारों ओर ये लाल लाल, रेड रेड, ये रेड रेड क्या पाया जाता है? लाल कलर का। ये संयोजी ऊतक पाया जाता है। कोलेजन तंतुओं द्वारा निर्मित संयोजी ऊतक पाया जाता है। ये इससे क्या है, ये जुड़े रहते हैं। संयोजी ऊतक इनको जोड़ने का काम करता है, इन पेशी बंडल को, इन फेसिकल को जोड़ने का काम करता है। इसको संपट या फेसिया कहते हैं। मतलब जो फेसिया होता है ना, फेसिया, ये फेसिकल को जोड़ने का काम करता है। पेशिया फेसिकल को जोड़ने का काम करता है। ये जो संयोजी ऊतक है ये इन बंडल को आपस में जोड़ने का काम करता है। और देखो ये जो फेसिकल है, ये पेशी बंडल है। फेसिकल में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे ये गोलाकार संरचनाएं पाई जा रही। देखो ये पेशी बंडल के अंदर, मतलब फेसिकल के अंदर क्या पाई जा रही? छोटी छोटी, ये फेसिकल के अंदर छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जा रही, जिसको बोलते हैं पेशी रेशा, मसल फाइबर या मसल सेल भी बोलते हैं इनको।
मसल सेल, पेशी कोशिका मसल सेल, है ना। तो ये पाई जाती है इसमें पेशी मसल फाइबर। तो अभी मसल फाइबर की संरचना पढ़ेंगे अपन, है ना। ये बेलनाकार संरचना होती है, इसे बेलन के जैसे खोखली, मतलब इसको पढ़ेंगे अपन, है ना। अब आप किसी भी एक को उठा लेंगे, एक मसल पेशी रेशे को उठा लेंगे, इसकी संरचना पढ़ेंगे, है ना, कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो ये है इसकी अनुप्रस्थ काट की संरचना। पहली रेखित पेशी, इसके और भी नाम है, कंकाली पेशी, ऐच्छिक पेशी, देहिक पेशी, मतलब सब। देखो आप कंकाली पेशी आपको जरूर ध्यान रखने पड़ेंगे, सारे नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, विशेष रूप से कंकाली पेशी। इंग्लिश में नाम भी सबके अलग अलग है ना, तो आप इनका ध्यान रखें। पहला पॉइंट है इसमें, इन पेशियों की संकोचन क्रिया पर इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है भैया। इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है ना इनकी संकोचन क्रिया पर, जब भी इनको ऐच्छिक पेशी कहते हैं, इसलिए इनको ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ये पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती है, देखो अस्थियों से जुड़ी होती है भैया, ये कौन सी पेशी, रेखित पेशी या इसलिए इनको कंकाली पेशी कहते हैं, क्योंकि अस्थियों से जुड़ी होती है। शरीर की अधिकांश पेशियां कंकाली पेशियां होती है, देखो अधिकांश पेशियां यही होती है हमारे शरीर में, यही इसी प्रकार की पाई जाती है। प्रत्येक कंकाली पेशी कई पेशी बंडलों से या पुलिकाओं या फेसिकल से मिलकर बनी होती है। देखो कई पेशी जो बंडल पाए जाते हैं, मतलब, है ना, अब उससे मिलकर बनी होती है, पेशी बंडल से मिलकर बनी होती है। कोई भी पेशी ले लो आप, कंकाली पेशी, उस वो पेशी बंडल से मिलकर बनी होगी और या पुलिकाओं से मिलकर बनी होगी। तो ये पुलिकाएं क्या करेगी, कोलेजन संयोजी ऊतक से घिरी रहती है, मतलब इसके चारों ओर कोलेजन संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है जो इसको घेरे रहता है, जिसे संपट या फेसिया कहते हैं। मतलब संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं, फेसिया, मतलब फेसिया से घिरे रहते हैं, कौन, फेसिकल्स घिरे रहते हैं फेसिया से। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे पाए जाते हैं, मतलब कई मसल फाइबर, जो मसल फाइबर होते हैं वो पाए जाते हैं, पेशी रेशे पाए जाते हैं। तो देखो बच्चों, रेखित पेशी 3 भागों में विभक्त होती है। जो मसल पेशी है वो उसकी 3 भागों में, एक तो मसल फाइबर, पहला है मसल फाइबर, है ना, पहला है पेशी तंतु, मतलब 3 भाग हैं इसके रेखित पेशी के। एक तो पेशी तंतु मतलब पेशी रेशा या मसल फाइबर, है ना। दूसरा इसका भाग है पेशी तंतुक या मायोफाइब्रिल्स या फाइब्रिल्स, है ना, मायोफाइब्रिल्स। और तीसरा इसका मायोफिलामेंट्स, पेशी तंतु। तो आप देखो फाइबर के अंदर कौन मिलेगा आपको, फाइबर के अंदर मिलेंगे आपको फाइब्रिल्स, और इसके अंदर मिलेंगे आपको फिलामेंट, फाइब्रिल्स फिलामेंट, ऐसे ध्यान रखो, मायो लगा दो सबके आगे, फाइब्रिल्स फिलामेंट, ऐसे ये होंगे। तो ये कैसे होते हैं, देखो पेशी रेशे की संरचना देखो आप। तो देखो बच्चों, ये है पेशी, ऐच्छिक पेशी, रेखित पेशी की संरचना। तो रेखित पेशी में ये तो होता है मसल फाइबर, पेशी रेशा, पेशी तंतु भी बोलते हैं इसको, बाकी पेशी रेशा मसल फाइबर की संरचना ये वाली, है ना। इस मसल फाइबर में बहुत सारे ये मिलेंगे आपको, जैसे ये मैंने यहाँ बना दी, तो इसके अंदर ये बहुत सारी लंबी बेलनाकार संरचनाएं मिलती हैं, इनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। मतलब इसके अंदर ये मिलेंगे बहुत सारे, ऐसे ये 3 बना दिए मैंने, 1 2 3 बना दिए, है ना, मायोफाइब्रिल्स, है ना। तो पेशी तंतु की संरचना, मसल फाइबर की संरचना पढ़ लेते हैं, पेशी रेशे की संरचना पढ़ लेते हैं। देखो इसके ऊपर सबसे पहले तो एक आवरण पाया जाता है, पेशी जो मसल फाइबर है इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं सार्कोलेमा, है ना। प्लाज्मा लेमा की बजाय सार्कोलेमा, प्लाज्मा लेमा बोलते हैं ऐसे तो कोशिका झिल्ली को, लेकिन यहाँ पे पेशी में सार्कोलेमा बोलते हैं, है ना। इसके अंदर द्रव भरा होता है, जो सार्कोलेमा के अंदर क्या भरा होता है, सार्कोप्लाज्म में भरा होता है। इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको बोलते हैं सार्कोसोम। इसके अंदर जो पेशी के अंदर जो आपके वो अंतःप्रदवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसे तो एंडो की जगह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये होगी आपकी मसल फाइबर की संरचना। लंबी बेलनाकार और अशाखित रचना होती है भी, ये कैसी रचना होती है, अशाखित रचना होती है और बेलनाकार होती है, लंबी होती है, बेलनाकार होती है। पहली बात तो ये बहु केंद्र की संरचना होती है। देखो ये बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं इसमें, किसमें, रेखित पेशी में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। रेखित पेशी का जो पेशी तंतु होता है इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। पेशी तंतुओं के लाल रंग को मायोग्लोबिन कहते हैं। देखो हीमोग्लोबिन होता है ना, तो हीमोग्लोबिन की जगह, हीमो की जगह मायो शब्द लगा दो आप, ग्लोबिन तो वही रह जाएगा। तो लाल रंग इसके कारण होता है मायोग्लोबिन। तो एक बार ये पूछा गया था किसी एग्जाम में। पेशी तंतु के ऊपर उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली को
सार्कोलेमा कहते हैं। देखो प्लाज्मा लेमा होती है ना, प्लाज्मा लेमा इंग्लिश में लिखा है, जैसे प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसको प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा। ये तो लेमा वो लेमा ही है, तो प्लाज्मा की जगह आप है ना सार्को लगा दो, बस लेमा तो वही रह जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली होती है ना। तो यह पेशी तंतु किससे ढके रहते हैं? पेशी रेशा किससे ढका रहता है? सार्कोलेमा से ढका रहता है। दोनों लाइन एक ही है, किसी भी रूप में आ सकती है परीक्षा में। किससे ढका रहता है? सार्कोलेमा से। पेशी रेशा में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सार्कोसोम। देखो सार्को आएगा सब जगह, सार्को या तो मायो शब्द आएगा इसमें या सार्को आएगा पेशी वाले चैप्टर में। पेशी रेशा में उपस्थित अंतःप्रदेवी जालिका को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्को लगा दिया, देखो यहाँ भी सार्को लगा दिया, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना इंग्लिश में, अंतःप्रदेवी जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, तो एंडो की जगह सार्को लगा दिया, आगे वाले शब्द में हटा के सार्को लगा दो आप। अंतःप्रदेवी जालिका कैल्शियम आयनों का भंडार है, मतलब इसमें क्या कैल्शियम आयन पाए जाते हैं बहुत सारे अंतःप्रदेवी जालिका में। ये है। अब इस मसल फाइबर में बहुत सारे ऐसे, ये मसल फाइबर ऐसा कैसे वापस बना दिया मैंने, वापस बना के इसके अंदर ये मायोफाइब्रिल्स इसके अंदर ये पाए जाते हैं, ये 1 2 3 ऐसे बहुत सारे पाए जाते हैं, अनेक मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। तो अब आप देखो ये जो मायोफाइब्रिल्स है, एक मायोफाइब्रिल्स मैंने उठा लिया, एक मायोफाइब्रिल्स का मैंने चित्र बना दिया नीचे, ये ना। अब जो ये एक मायोफाइब्रिल्स का मैंने चित्र बनाया, इसमें क्या देखा, प्रत्येक मायोफाइब्रिल्स में क्या पाया जाता है? प्रत्येक मायोफाइब्रिल्स में आपको मिलेगा हल्के व गहरे क्षेत्र पाए जाते हैं। गहरे क्षेत्र, ये गहरा क्षेत्र है, ये हल्का क्षेत्र है। देखो ना ये डॉट ए, इसको बोलते हैं ए बैंड। जो गहरा क्षेत्र होता है उसको ए बैंड बोलते हैं, और जो हल्का क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं आई बैंड। ये आई बैंड, यहाँ से यहाँ तक का जो हल्का क्षेत्र है इसको आई बैंड बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो गहरा क्षेत्र है उसको ए बैंड बोलते हैं। एकांतर क्रम में पाए जाएंगे, पहले गहरा क्षेत्र, फिर हल्का क्षेत्र, फिर गहरा क्षेत्र, फिर हल्का क्षेत्र, फिर गहरा क्षेत्र, ऐसे एकांतर क्रम में अल्टरनेटली वो मिलेंगे आपको, है ना। इस जो ए बैंड है इसमें, ये तो मायोसिन तंतुओं से बनता है, मायोसिन फिलामेंट से बनता है, और जो आई बैंड है ये एक्टिन तंतुओं से बनता है। और आई बैंड में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा उपस्थित होती है, इसको बोलते हैं जेड लाइन। ये जेड लाइन यहाँ दर्शा दी मैंने, ये भी आई बैंड है, इसमें मध्य में एक रेखा उपस्थित होती है जिसको बोलते हैं जेड रेखा, टेढ़ी मेढ़ी लाइन। दो जेड रेखाओं के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? ये जेड रेखा और ये जेड रेखा, इन दोनों जेड रेखाओं के मध्य की दूरी कहलाती है सार्कोमियर। तो सार्कोमियर क्या है? ऐच्छिक पेशियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रेखित पेशी की, ऐच्छिक पेशी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है पेशी, है ना, सार्कोमियर। तो देखो बच्चों, ये है मायोफिलामेंट्स, है ना, मायोफिलामेंट्स पेशी तंतु, मायोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। जो मायोफाइब्रिल्स होता है ना, मायोफाइब्रिल्स होता है उसमें मायोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। 2 तरह के मायोफिलामेंट्स होते हैं। ये जो मायोफाइब्रिल्स है इसकी संरचना है, इसमें 2 तरह के बैंड होते हैं। पहली बात तो एक तो ए बैंड होता है जो गहरा होता है, ये गहरा है ना, ए बैंड, तीनों ए बैंड है। और इसके बीच में ए बैंड के बाद यहाँ पे आई बैंड, फिर ए बैंड, फिर आई बैंड। ये हल्का क्षेत्र होता है, ये आई बैंड कहलाता है। आई बैंड में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा उपस्थित होती है, इसको बोलते हैं जेड लाइन। टेढ़ी मेढ़ी रेखा उपस्थित होती है, ये इसको बोलते हैं जेड लाइन। 2 जेड लाइन के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? सार्कोमियर कहलाएगी, है ना। अब आप देखो, जो ए बैंड है, ये ए बैंड, ये भी ए बैंड, ये भी ए बैंड, इसमें मोटे तंतु पाए जाते हैं, मोटे होते हैं, है ना। ये मोटे तंतु क्या कहलाते हैं? इनको बोलते हैं मायोसिन तंतु। ए बैंड में पाए जाते हैं मायोसिन तंतु, मोटे मायोसिन, है ना। और पतले तंतु होते हैं एक्टिन तंतु। पतले जो आई बैंड में पाए जाते हैं ना, आई बैंड में पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं? पतले होते हैं, एक्टिन तंतु कहलाते हैं। तो ये एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं के ऊपर फिसलते हैं, मतलब ये जो पतले तंतु है ना, ये इधर से इधर फिसलेंगे इस मोटे तंतु के ऊपर। ये जैसे पेशी संकुचित होगी, है ना, तो इसमें इधर से इधर फिसलेंगे। जैसे पहले आप ये समझ लो कि ए बैंड में क्या होता है। देखो ए बैंड में ना ये जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ये जो एक्टिन फिलामेंट है, ये इधर से यहाँ तक आ रहा है, ये भी एक्टिन फिलामेंट इधर से यहाँ तक आ रहा है। लेकिन ये जो एरिया है एच जोन, ये एरिया ऐसा है जहाँ पे एक्टिन तंतु मायोसिन तंतु के ऊपर नहीं आते हैं। भाई यहाँ तक तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया है, पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को, जो इस जोन को बोलते हैं एच जोन, जहाँ पे एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं को नहीं घेरते हैं, आच्छादित नहीं करते हैं, घेरते नहीं हैं, है ना।
ये जो अतिव्यापित नहीं करते हैं, तो ये इसको कहते हैं एच जोन। ये ए बैंड में ही पाया जाता है, तो है ना। और ए बैंड एच जोन के मध्य में भी एक लाइन पाई जाती है, इसको बोलते हैं एम लाइन। तो ए बैंड में एच एम हेड मास्टर, एच एम हेड मास्टर उपस्थित होता है। आई बैंड में क्या होता है, जेड लाइन उपस्थित होती है। आई बैंड में जेड लाइन उपस्थित होती है। दूसरा है आपका पेशी तंतु। पहला तो हो गया आपके मसल फाइबर, पेशी रेशा। दूसरा है पेशी तंतु मतलब मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल्स देखो क्या होता है, पेशी तंतु मतलब उसी के अंदर पाए जाएंगे। जो रेशा है, पेशी रेशा जो फाइबर है, उसी के अंदर भी बहुत सारे पेशी तंतु में अनेक मायोफाइब्रिल्स पेशी तंतु उपस्थित होते हैं, है ना। प्रत्येक मायोफाइब्रिल में एकांतर क्रम में पाए जाएंगे। पहले हल्का क्षेत्र और गहरा क्षेत्र पाया जाएगा, उपस्थित होता है। प्रत्येक मायोफाइब्रिल में एकांतर क्रम में हल्के व गहरे क्षेत्र उपस्थित होते हैं। हल्के क्षेत्र आई बैंड आइसोट्रोपिक पट्टी कहलाते हैं, मतलब समदेशिक पट्टी। और ये एनाइसोट्रोपिक, इसको बोलते हैं विषम देशिक। जो हल्के क्षेत्र है ना, वो तो आई बैंड कहलाएंगे। ये एक्टिन तंतु से बनते, ध्यान रखना। ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई। हल्के क्षेत्र कहलाते हैं आई बैंड और गहरे क्षेत्र कहलाते हैं ए बैंड। हल्के क्षेत्र आई बैंड कहलाते हैं, एक्टिन तंतु से बनते हैं। गहरे क्षेत्र ए बैंड कहलाते हैं, मायोसिन तंतु से बनते हैं, है ना। तो ये दोनों लाइनें ध्यान रखें। आई बैंड का संबंध जेड लाइन से होता है। देखो आई बैंड का संबंध है जेड लाइन से, है ना। आई बैंड में क्या पाई जाती है, टेढ़ी मेढ़ी जेड रेखा उपस्थित होती है, है ना। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा उपस्थित होती है। दो जेड रेखा के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, सार्कोमियर। वेरी इंपॉर्टेंट। सार्कोमियर किसे कहते हैं, जिसकी दूरी कितनी होती है, 2.6 माइक्रोन। ये माइक्रोन ऐसे लिखते हैं। तो सिंबल मेरे को मिल नहीं रहा था, तो मैंने ऐसे बना दिया ना। माइक्रोन ऐसे लिखा आएगा आपके परीक्षा में, ऐसे नहीं आएगा। 2.6 माइक्रोन। सार्कोमियर पेशियों के तंतु की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसलिए मैंने ग्रीन पेन से लिख दिया पहले ही भाई। ये पूछा गया है, या कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक सार्कोमियर, देखो एक सार्कोमियर बराबर क्या होता है, एक ए बैंड प्लस 2 आई बैंड, है ना। 2 आई बैंड से मिलकर बना होता है, एक ए बैंड से मिलकर बना होता है। पहले तो आई बैंड आएगा, आई बैंड मतलब आधा, हाफ आई बैंड, आधा हाफ बैंड। फिर आपका ए बैंड आएगा, फिर ए बैंड, फिर आपके प्लस आधा हाफ आई बैंड ऐसे आएगा, हाफ आई बैंड ऐसे आएगा। तो मतलब ये आधा तो आई बैंड और ये आधा आई बैंड, 2 आई बैंड हो गए, है ना। और ये एक ही हो गया ए बैंड। अर्थात एक सार्कोमियर में एक तो ए बैंड उपस्थित होगा और 2 आई बैंड उपस्थित होते हैं। ध्यान रखें इसको, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। ए बैंड में भी एक हल्का, देखो आई बैंड में तो क्या था, जेड रेखा। और ए बैंड में क्या होगा, ए बैंड में होगा आपके एच एम। ध्यान रखना एच एम। ए बैंड में एच होगा, एच के अंदर ही क्या होगा, एम होगा। देखना भी ए बैंड में भी एक हल्का क्षेत्र उपस्थित होता है, जिसे एच क्षेत्र या हैंसन जोन कहते हैं, है ना। मतलब ये रहा एम है, एच हैंसन क्षेत्र कहते हैं, जिसमें एक सीधी रेखा एम लाइन उपस्थित हुई, ये रही एम, है ना। तो ए का संबंध तो ए एच एम और आई में जेड उपस्थित होती है, ऐसे ध्यान रखिए आप। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, एक आएगी कभी ना कभी तो एग्जाम में। मोटे तंतु मतलब मोटे तंतु बोलते हैं, मायोसिन तंतुओं को बोलते हैं मोटे तंतु, है ना। का केंद्रीय भाग जो पतले तंतु एक्टिन तंतुओं से अतिच्छादित नहीं होता है, उसे एच क्षेत्र कहते हैं। मतलब ये मोटे तंतु है ना, है, इनका केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं से ढका हुआ नहीं होता, जो एक्टिन तंतुओं से ढका हुआ नहीं होता, आच्छादित नहीं होते, मतलब एक्टिन तंतु से ढका हुआ नहीं होगा ना, तो वो एच क्षेत्र कहलाएगा, जिसको एक्टिन तंतु ढकते नहीं है ना। तो ये है। अब तीसरा है इसका पेशी तंतु या मायोफिलामेंट्स। ये 2 प्रकार के होते हैं। देखो मायोफिलामेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, यही मायोसिन फिलामेंट, ये मोटे होते हैं मतलब, है ना। और दूसरा है आपका ये एक्टिन फिलामेंट्स, ये पतले होते हैं, बस ये। तो देखो मायोसिन फिलामेंट केवल ए बैंड में उपस्थित होंगे भैया। मायोसिन फिलामेंट्स केवल ए बैंड में उपस्थित होंगे। छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, देखो मोटे होते हैं, संख्या में कम होंगे। मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, नाम ही मायोसिन है। संकुचन के समय स्थिर रहते हैं भैया, संकुचन के समय स्थिर रहेंगे, वो गति करेंगे, एक्टिन गति करते हैं, ये तो स्थिर रहते हैं। प्रत्येक मायोसिन तंतु 6 एक्टिन तंतुओं से घिरा होता है। कितने एक्टिन तंतुओं से, 6 एक्टिन तंतुओं से घिरा होता है।
और एक एक्टिन तंतु 3 मायोसिन तंतुओं से घिरा रहता है। देखो मैंने यहाँ कहीं लिख दी है लाइन ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अब देखो दूसरा है आपके एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन तंतु, ये आई बैंड में उपस्थित होते, वो तो ए बैंड में थे, ये आई बैंड में। ये लाइनें जरूर ध्यान रखें कि एक्टिन तंतु किस में मिलेंगे, आई बैंड में। और ये कैसे होते हैं, ये पतले होते हैं, वो मोटे थे, है ना। और प्रत्येक एक्टिन तंतु एक दूसरे से सर्पिल रूप से कुंडलित 2 एफ एक्टिनों का बना होता है। एफ एक्टिन से बने होते हैं, मतलब ये है ना। प्रत्येक एफ एक्टिन भी किससे मिलकर बनी होती है, जी एक्टिन से, जो कई गोलाकार होते हैं ना जी एक्टिन, उससे बने होते हैं। ऐसे ऐसे ये सारे जी एक्टिन है, सारी जी एक्टिन है, बहुत सारी, है ना। तो ऐसे 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 बहुत सारे 2 एफ एक्टिनों का बहुलक है, ये पूरा मिला के एफ एक्टिन कहलाता है। ये पूरा एफ एक्टिन कहलाते हैं, 2 एफ एक्टिन हो गए ऐसे। तो अगली पेशी है आपकी अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी या आंतरांगी पेशी या चिकनी पेशी। चारों नाम ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, है ना। आंतरांगी पेशी खास रूप से, आंतरांग ऐसे लिखा हुआ है आपके, आंतरांग, एनसीईआरटी की बुक में अंतरांग ऐसे भी लिखा जाए, आंतरांग पेशी, आंतरांग पेशी ऐसे परीक्षा में लिखा जाए आपके। इसको सबके इंग्लिश नाम अलग अलग है ना। चारों आपको ध्यान रखने पड़ेंगे शब्द। पहला आपने रेखित पेशी पढ़ लिया, दूसरा 3 प्रकार की पेशी आती, देखो आपके, मैं एक बार फिर से ले चलता हूँ वहाँ पे। ये रही पेशियों के प्रकार 3 थे, रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हृदय पेशी। तो रेखित पेशी हमने पढ़ ली, अब दूसरा हम पढ़ेंगे अरेखित पेशी, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हृदय पेशी। तो देखो बच्चों, यह है अरेखित पेशी तंतु की संरचना, अरेखित पेशी की संरचना। जो अरेखित पेशी तंतु होता है उसकी संरचना देखो आप, ये तर्कुनुमा होता है, तर्कुनुमा होता है, देखो तर्कु टाइप दिख रहा है आपको, है ना। और इसके अलावा ये अशाखित होता है, शाखाओं में विभक्त नहीं होता, अशाखित होता है ना। लेकिन उसमें इसमें ये अंतर ये है कि ये वो तो बेलनाकार होता है रेखित पेशी वाला, तो ये तर्कुनुमा होता है। दूसरी बात, ये सार्कोलेमा से ढका नहीं होता, इसके ऊपर जो कोशिका झिल्ली आवरण पाया जाता है ना, इसके ऊपर कोशिका झिल्ली का आवरण पाया जाता है, ये सार्कोलेमा से ढका नहीं होता, है ना। वो सार्कोलेमा से ढका हुआ था ऐच्छिक पेशी वाला, ये अरेखित पेशी, वो रेखित पेशी वाला था। इसमें केवल एक केंद्रक पाया जाता है, केवल एक केंद्रक मिलेगा आपको, और वो था वो बहुत सारे केंद्रक वाला था, है ना। बहुत सारे केंद्रक पाए जाते थे इसमें। इसमें ए बैंड और आई बैंड अनुपस्थित होते हैं। जो अरेखित पेशी है उसमें ए बैंड और आई बैंड अनुपस्थित होते हैं। एक्टिन तंतु पाए जाएंगे, मायोसिन तंतु भी इसमें पाए जाएंगे, लेकिन बिखरी अवस्था में पाए जाएंगे, बस ये है इसकी, है ना। तो ये अरेखित पेशी की संरचना है, अरेखित पेशी तंतु की संरचना, ठीक है। तो देखो अरेखित पेशी में देखो, इसमें संकुचन क्रिया पर इच्छा शक्ति का नियंत्रण, इसमें नियंत्रण नहीं होता, उसमें तो नियंत्रण होता है, इसलिए इसको अनैच्छिक पेशी कहते हैं, अनैच्छिक पेशी, क्योंकि इसमें नियंत्रण नहीं होता हमारी इच्छा का। ये अपवाद है, लेकिन इसमें अपवाद है, इस पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है, जो त्वचा में उपस्थित होती है। इसका नाम है इरेक्टोपिलाई पेशी। इरेक्टोपिलाई जो पेशी होती है, इस पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है, लेकिन ये अरेखित पेशी होती है ना। पेशी तंतु कैसे होते हैं इसके, जो अरेखित पेशी है इसके पेशी तंतु कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, अशाखित होते हैं, तर्कुनुमा होते हैं। देखो तर्कुनुमा, वो कैसे थे, वो बेलनाकार थे। उसमें रेखित पेशी में कैसे होते हैं, वो बेलनाकार, वहाँ पे देख वो भी अशाखित ही थे, है ना। अब इसमें तंतु छोटे हैं, उसमें देखो कैसे थे, उसमें पढ़ते हैं इसको, ये रहे पेशी तंतु, इसकी भी भाग तो वही है, इसमें लंबे होते हैं और ये बेलनाकार, उसमें तर्कुनुमा थी, अशाखित, दोनों में अशाखित थी, लेकिन ये लंबी है वो छोटे हैं, ये है। और भी देखो आप, इसमें क्या है, देखो ये एक केंद्र की है, एक केंद्र की। अब वो कैसी थी, बहु केंद्र की, देखना आप, ये रही, ये बहु केंद्र की होती है। इसमें जो पेशी तंतु, रेखित पेशी में पेशी तंतु बहु केंद्र की होती है। और इसमें देखो आप, यह कोशिका झिल्ली द्वारा ढकी रहती है, मतलब ये जो अरेखित पेशी किसके द्वारा ढकी रहेगी, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। इसमें सार्कोलेमा अनुपस्थित होती है, देखो सार्कोलेमा नहीं पाई जाती इसमें, ये है, वो तो सार्कोलेमा से ढका रहता है, लेकिन ये प्लाज्मा, ये कोशिका झिल्ली से ढकी रहती है, सार्कोलेमा से ढकी नहीं रहती, है ना। पेशी तंतु की जो इसमें मायोफाइब्रिल्स हैं, वो अनैच्छिक पेशियों की क्रियात्मक इकाई है। अनैच्छिक पेशियों की क्रियात्मक इकाई क्या है, मायोफाइब्रिल्स। और ऐच्छिक पेशी की क्या है, दूसरी आपने पढ़ा था, ये रही सार्कोमियर है। पेशी तंतु की संरचनात्मक क्रियात्मक क्या है, सार्कोमियर, इसकी तो सार्कोमियर, और उसकी क्या है, मायोफाइब्रिल्स, मतलब पेशी तंतु क लगा दो पीछे, है ना। इसमें ए बैंड और आई बैंड अनुपस्थित होते हैं। देखो भाई, जो अरेखित पेशी है उसमें ए बैंड आई बैंड दोनों अनुपस्थित होंगे, उसमें तो उपस्थित थे, पाए जाते थे उसमें। तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट बिखरी अवस्था में उपस्थित होते हैं, वो पाए तो जाते हैं लेकिन बिखरी अवस्था में पाए जाते हैं,
जैसे अब अनैच्छिक पेशी कहाँ पाई जाएगी, अरेखित पेशी कहाँ पाई जाएगी, आंतरिक अंगों में पाई जाएगी जिन पर हमारा इच्छा का नियंत्रण नहीं होगा। शरीर के आंतरिक भाग में पाई जाएगी, जैसे आहार नाल में पाई जाएगी, है ना, गर्भाशय में, मूत्राशय में, पित्ताशय में पाई जाएगी, जिन पर जो में आसानी से शरीर के आंतरिक अंग है मतलब है जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता। ये हो गया आपकी अरेखित पेशी। तीसरी है आपकी हृदय पेशी, है ना, हृदय पेशी, हार्ट मसल। तो बच्चों देखिए ये है हृदय पेशी। हृदय पेशी का चित्र है। ये क्या होती है, ये शाखित होती है। आपको ध्यान रखना है कि ये शाखित होती है। देखो यहाँ से शाखा जा रही है इधर, ये इधर शाखा जा रही है ना, ये शाखा जा रही है तो शाखित होती है ना। ये शाखित दो शाखा में बट गई, इधर भी दो शाखाओं में बट गई, इधर दो शाखाओं में बट गई, इधर भी दो शाखाओं में बट गई, तो ये शाखित होती है ना। और इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं इंटरकैलरी डिस्क। ये जो ये है आपके इंटरकैलरी डिस्क, ये है ना इंटरकैलरी डिस्क, इस पर माइटोकॉन्ड्रिया अधिकता से पाई जाते हैं इंटरकैलरी डिस्क पर। ये पेशी हृदय के मध्यस्तर मायोकार्डियम में पाई जाती है और 24 घंटे बिना थके लगातार कार्य करती है, क्रमिक रूप से कार्य करती है ना। ये रेखित पेशी और अनैच्छिक पेशी है। संरचना के आधार पर रेखित पेशी और कार्य के आधार पर अनैच्छिक पेशी। तो ये हृदय पेशी की संरचना है जो लगातार कार्य करती है बिना थके, है ना। तो इसको ठीक है। हृदय पेशी में देखो यहाँ से एक बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था, ये वाला बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपके, है ना। एक और क्वेश्चन आया था, ऐसी पेशी जो 24 घंटे बिना थके कार्य करती है क्रमिक रूप से, ये लगातार चलती रहती है बिना थके। ये वाला क्वेश्चन भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं भाई। ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है आपके, है ना। यह हृदय पेशी के मध्य स्तर मायोकार्डियम में उपस्थित होती है, जो हृदय के मध्य स्तर में उपस्थित होती है, मतलब ये मायोकार्डियम में, है ना। हृदय पेशी रेखित और अनैच्छिक प्रकार की होती है, मतलब रेखित संरचना के आधार पर, कार्य के आधार पर अनैच्छिक, मतलब हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता, और संरचना के आधार पर रेखित होती है। संरचना के आधार पर तो रेखित होगी लेकिन कार्य के आधार पर अनैच्छिक होगी। तो आप तो ध्यान रखिए, रेखित और अनैच्छिक पेशी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पेशी तंतु कैसा होता है, लंबा बेलनाकार शाखित, इसमें शाखित होता है देखो ये। और दोनों जो पेशियां थी हमारी, जो रेखित पेशी और अरेखित पेशी थी, वो अशाखित था उसमें, लेकिन इसमें शाखित होता है। हृदय पेशी में कैसा होता है, शाखित होता है पेशी तंतु उसमें, और उन दोनों में अशाखित था। पेशी तंतु आपस में इंटरकैलरी डिस्क, जो इसमें इंटरकैलरी डिस्क है ना, उससे जुड़े होते हैं भाई। हृदय पेशी में पेशी तंतु किससे जुड़े होते हैं, इंटरकैलरी डिस्क से जुड़े होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इंटरकैलरी डिस्क पर अधिकता से पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। हृदय पेशी में संकुचन तीव्र होता है भैया, तेजी से संकुचन होता है इस हृदय पेशी में, और क्रमिक रूप से होता है, मतलब लगातार होता है ना। हृदय पेशी 24 घंटे बिना थके लगातार कार्य करती है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आ चुका है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं पेशी संकुचन की क्रियाविधि। तो पेशियों के प्रकार हो गए हमारे पूरे, पेशी संकुचन की क्रियाविधि को पढ़ते हैं, है ना। पेशी संकुचन की क्रियाविधि को सर्पी तंतु सिद्धांत द्वारा, देखो सर्पी तंतु सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है ना। कौन से सिद्धांत द्वारा, सर्पी तंतु सिद्धांत द्वारा, जिसके अनुसार पेशी का संकुचन पतले तंतुओं, एक्टिन तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर, मायोसिन तंतुओं के ऊपर सरकने से होता है। मतलब जो एक्टिन तंतु होते हैं ना, ये मायोसिन तंतुओं के ऊपर फिसलते हैं, सरकते हैं, फिसलते हैं। इनके ऊपर कौन फिसलते हैं, एक्टिन तंतु फिसलते हैं। अब देखो सर्पी तंतु सिद्धांत क्या है, या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है, शॉर्टकट में समझते हैं। जैसे एक्टिन प्रोटीन क्या होती है, एक्टिन प्रोटीन क्या होती है, एक्टिन प्रोटीन की संरचना, और जो मायोसिन प्रोटीन है ये, इसकी संरचना। एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन, इसकी संरचना समझ लेते हैं, और फिर तंत्रिका पेशी संकुचन की क्रियाविधि भी यहीं पे समझ लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, है ना, शॉर्ट में। तो देखो आप, एक्टिन है ना, एक्टिन प्रोटीन है ना, जो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक तो एफ एक्टिन, और दूसरा है ये ट्रोपोमायोसिन, और तीसरा है ट्रोपोनिन। 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। इन 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक एक्टिन प्रोटीन 2 एफ एक्टिन से मिलकर बना होता है ना। तो ये 2 जो प्रत्येक एफ एक्टिन है ना, प्रत्येक एफ एक्टिन कई गोलाकार जी एक्टिन से मिलकर बना होता है। ये जो गोलाकार है ना, गोलाकार प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं एफ एक्टिन, इनका नाम है जी एक्टिन। ये जो गोलाकार एक्टिन है ना, इनका बहुलक है, मतलब ये जी एक्टिन का बहुलक है ये एफ एक्टिन, है ना। एफ एक्टिन कई जी एक्टिन का
बहुलक है। और जो जी एक्टिन है इसमें ये आगे की तरफ सक्रिय क्षेत्र होता है इसका, ये आगे की तरफ एक क्षेत्र होता है, सक्रिय क्षेत्र होता है इसका, जी एक्टिन का सक्रिय क्षेत्र, है ना। तो ये है, दो एफ एक्टिन मिल जाते हैं, दो एफ एक्टिन मिलकर एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दोनों एफ एक्टिन मिल जाते हैं। तो ये क्या है, एक्टिन की मुख्य छड़ बनाते हैं, मेन छड़, जो एक्टिन की छड़ होती है ना, छड़, वो बनाते हैं, है ना। अब ये हो गया ट्रोपोमायोसिन, इसके चारों ओर पाई जाती है जो, है ना, इसके सक्रिय क्षेत्र को ढकी रहती है, जो जी एक्टिन है इसके सक्रिय क्षेत्र को ढकी रहती है ट्रोपोमायोसिन। इसके बाद इसमें ट्रोपोनिन प्रोटीन पाई जाती है। जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है 3 प्रकार के होते हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ये टी से लिख दिया, और ट्रोपोनिन सी, ये सी से लिख दिया, है ना। तो 3 प्रकार की ये होती है। मेन ट्रोपोनिन सी होती है, इंपॉर्टेंट ये होती है ना। ट्रोपोनिन सी से क्या है, कैल्शियम जुड़ता है, ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम जुड़ता है। तो ये होगी आपकी एक्टिन प्रोटीन की संरचना। तो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है एक्टिन प्रोटीन, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ठीक है, अब आप देख लो मायोसिन प्रोटीन। तो मायोसिन प्रोटीन में 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, मायोसिन सिर और मायोसिन पूंछ। 2 भाग होते हैं इसके, ये तो इधर ये पूरा वाला सिर भाग होता है, और ये पीछे वाली पूंछ होती है पूरी, ये गोल गोल 2 सिर भाग और ये पूंछ भाग, मायोसिन। तो मायोसिन जो तंतु हैं, मायोसिन जो फिलामेंट है, इसमें मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, मीरोमायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, मीरोमाइसिन, है ना। मीरोमाइसिन से मिलकर, प्रोटीन से मिलकर बने होता है मायोसिन तंतु, है ना। इसमें तो भारी वाली होती है HMM, हेवी मीरोमाइसिन, भारी मीरोमाइसिन। और इस पूंछ में क्या होती है, हल्की होती है मीरोमाइसिन प्रोटीन। तो लाइट MM, LMM, मतलब इसको तो HMM, हेवी मीरोमाइसिन, और इसको लाइट LMM, लाइट मीरोमाइसिन, है ना। तो ये होती है, बस ये तो होगी एक्टिन प्रोटीन की संरचना, और ये मायोसिन प्रोटीन की संरचना, मायोसिन प्रोटीन ये। अब आपको समझना है तंत्रिका संकुचन की क्रियाविधि कैसी होती है, तंत्रिका पेशी संकुचन की क्रियाविधि कैसी होती है। तो देखो, जो तंत्रिका पेशी संधि पर क्या होता है, यहाँ पे तंत्रिका पेशी संधि होगी। तंत्रिका पेशी संधि से में क्या होगा, तंत्रिका है ना एसिटाइल कोलिन हार्मोन का स्त्रावन करेगी पेशी के ऊपर। तो वो क्या है, तंत्रिका एसिटाइल कोलिन का हार्मोन इसका स्त्राव करेगी। एसिटाइल कोलिन क्या है, पेशी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। पेशी के अंदर प्रवेश करने के बाद एसिटाइल कोलिन किससे जुड़ेंगे, पेशी के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ेंगे। उसके अंदर जाएंगे तो उससे साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ के वो क्या करेंगे, साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम फट जाएगी, उससे कैल्शियम आयन मुक्त करा देंगे, पूरी पेशी के अंदर फैल जाएंगे कैल्शियम आयन पूरी पेशी के अंदर फैल जाएंगे। अब क्या होगा, ये कैल्शियम आयन जाएंगे, किससे जुड़ेंगे, एक्टिन प्रोटीन से जुड़ेंगे। ये एक्टिन प्रोटीन से जुड़ेंगे, आई बैंड में प्रवेश कर जाते हैं, एक्टिन प्रोटीन से जुड़ेंगे। एक्टिन प्रोटीन से जुड़ते ही इस ट्रोपोनिन सी से जुड़ते हैं, देखो ट्रोपोनिन सी से जुड़ते हैं। विश्राम अवस्था में ये जो ट्रोपोमायोसिन है, ये ट्रोपोमायोसिन, ये अपन यहाँ ट्रोपोमायोसिन है, ये जो ट्रोपोमायोसिन है, ये तो जी एक्टिन है, ये ट्रोपोमायोसिन है, ये ट्रोपोनिन है, तीनों। तो ये कैल्शियम सी से जुड़ता है, ध्यान रखना, ट्रोपोनिन सी से जुड़ता है। ये जो ट्रोपोनिन है ना, इस ट्रोपोनिन सी से जुड़ता है, ये ट्रोपोनिन सी। विश्राम अवस्था में ट्रोपोमायोसिन इस जी एक्टिन प्रोटीन के सक्रिय क्षेत्र है इसका, ये सक्रिय क्षेत्र है, इस सक्रिय क्षेत्र को यह ढकी रहती है ना, ढक रखा है इसने। अब जैसे ही क्या है, कैल्शियम आयन इस ट्रोपोनिन सी से जैसे ही जुड़ता है, वैसे ही क्या है, ये जो ट्रोपोमायोसिन है, ये पूरा खिसक जाता है ऊपर, मतलब न्यू खिसक जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। मतलब ये तो नीचे, ये पूरा का पूरा ये एरिया है ना, ये पूरा का पूरा ट्रोपोनिन और ये ट्रोपोमायोसिन, ये पूरी ऊपर आ जाएगी, है ना, खिसक जाएगी, गोले के ऊपर खिसक जाएगी ऐसे। तो क्या होगा, ये तो ऊपर आ जाएंगे और ये खुल जाएगा, इधर नीचे कुछ नहीं बचेगा। देखो इधर, यहाँ से चले, मैं इधर दिखा दिया मैंने, ये ऊपर आ गया, ये यहाँ थी ना पहले, जिससे क्या खिसक गई ऊपर, गोले के ऊपर खिसक गई, तो ये ऊपर आ गया, ये ट्रोपोमायोसिन ऊपर आ गया, और ये कैल्शियम आयन और ये ट्रोपोनिन, है ना। तो ये खुल जाता है, जैसे इससे जुड़ेगा कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से, ये जी एक्टिन का सक्रिय क्षेत्र खुल जाता है, ये एक्टिन का सक्रिय क्षेत्र खुल गया। अब खुलते ही क्या होता है,
कि जो मायोसिन का जो सिर है, ये मायोसिन का सिर भाग है ना, ये क्या करेगा, इससे जुड़ जाएगा। ये मायोसिन का सिर भाग है ना, इस जी एक्टिन के सक्रिय क्षेत्र से जुड़ जाता है ना, जुड़ गया और क्रॉस सेतु बना लेता है, क्रॉस सेतु बनाता है, बढ़िया है ना। अब क्रॉस सेतु बना लिया। अब जैसे ही क्रॉस सेतु बनेगा, अब क्या होगा, जैसे ही क्रॉस सेतु बनेगा, इस मायोसिन में, मायोसिन के जो सिर भाग है, यहाँ पे एटीपेज एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, एटीपी है ना, एटीपी को तोड़ देता है इसमें, किसमें, एडीपी और फॉस्फेट में तोड़ देता है, और इससे क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखो, ऊर्जा तो मुक्त हुई किसमें, मायोसिन, मायोसिन में, ये तो मायोसिन प्रोटीन है नीचे वाली, तो मायोसिन में मुक्त हुई। क्रॉस सेतु बनने के बाद एटीपी टूटेगा, एटीपी से क्या है, ऊर्जा मुक्त होगी, मायोसिन में टूटी ऊर्जा तो, लेकिन इसका फायदा उठाएगा एक्टिन। एक्टिन में क्या करेगा, एक्टिन इस ऊर्जा का उपयोग करेगा, ये एक्टिन, जी एक्टिन इस ऊर्जा का उपयोग करेगा, और ये गोला है ना इधर खिसक जाएगा। एक्टिन तंतु इधर खिसकते हैं ना मायोसिन तंतुओं के ऊपर, ये मायोसिन तंतु तो स्थिर रहता है, और एक्टिन तंतु इधर खिसक जाएंगे, है ना, एक्टिन तंतु इधर खिसक जाएगी। देखो ये इधर, ये गोला है ना इधर खिसक गया, मतलब ये जी प्रोटीन है ना, जी एक्टिन है ना, ये जी एक्टिन इधर खिसक गई, देख लो, ये मायोसिन सिर उधर गया और ये इधर खिसक गई, तो ये है, इस प्रकार ये गति करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो पेशी संकुचन की क्रियाविधि कैसी होती है। पेशी संकुचन की क्रियाविधि क्या होगी, एक्टिन तंतु मायोसिन तंतु इन मोटे तंतुओं के ऊपर फिसलते हैं। जैसे पेशी संकुचित होगी तो ऐसे फिसलेंगे, जैसे ये इधर से इधर जाएंगे और ये इधर से इधर आएंगे, ये जो एक्टिन तंतु है ना यही गति करेंगे, यही तो ये इधर से इधर जाएंगे और ये इधर से इधर आएंगे, है ना, दोनों ऐसे जाएंगे। तो ये क्या है, जो एच जोन है इधर एच क्षेत्र की तरफ आएंगे, एच जोन की तरफ आएंगे, तो एच जोन क्या है, गायब हो जाएगा। पेशी संकुचन के बाद एच क्षेत्र गायब हो जाता है ना। ये आई बैंड की लंबाई और सार्कोमेयर, ये यहाँ से यहाँ तक की दो जेड लाइन के मध्य की बीच की दूरी सार्कोमेयर कहलाती है। तो आई बैंड, ये रहा आई बैंड, ये आई बैंड, तो इन दोनों की लंबाई भी कम हो जाएगी, सार्कोमेयर की लंबाई घट जाएगी, कम हो जाएगी, 20% घट जाएगी, पर कम हो जाएगी, है ना। लेकिन ए बैंड की लंबाई वही रहेगी, इनकी लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मोटे मोटे तंतुओं से बना है। इसके क्या फर्क पड़ रहा है, मायोसिन तंतु थोड़ी गति करते हैं, है ना। तो ए बैंड की लंबाई अपरिवर्तित रहती है पेशी संकुचन के बाद, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप इसका ध्यान रखें, ये सिद्धांत किसने दिया था, हक्सले ने। इंग्लिश में भी नाम ध्यान रखें इसका, हक्सले ने दिया था। पेशी तंत्रिका पेशी संधि पर जो तंत्रिका और जो हमारी पेशी होती है, वहाँ पर वो दोनों के बीच में, वहाँ पे क्या होगा, तंत्रिका से क्या होगा, एसिटाइल कोलिन पेशी के अंदर पहुँचता है। जो एसिटाइल कोलिन जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये है ना, ये हार्मोन होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये क्या किस में जाएंगे, पेशी के अंदर जाएंगे, तंत्रिका से पेशी के अंदर जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जो पेशी रेशा होता है, पेशी रेशे में उपस्थित सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसकी अंतःप्रदवी जालिका है ना, उससे क्या होगा, कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका भंडार ग्रह थी, हमने पढ़ा था, कैल्शियम आयन भरे होते हैं उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसमें कैल्शियम आयन मुक्त हो गए। अब वो कैल्शियम आयन जो मुक्त हुए वो क्या करेंगे, ये कैल्शियम आयन आई बैंड के अंदर जाकर एक्टिन प्रोटीन से जुड़ जाते हैं। ये जो कैल्शियम आयन है ये एक्टिन प्रोटीन से जुड़ जाएंगे। फिर एक्टिन प्रोटीन में कैल्शियम आयन एक्टिन प्रोटीन में उपस्थित ट्रोपोनिन सी से जाकर जुड़ते हैं। देखो इसका ध्यान रखना है आपको, किससे जुड़ते हैं, ट्रोपोनिन सी से जुड़ते हैं भैया। ये विश्राम अवस्था में ट्रोपोनिन एक्टिन के सक्रिय स्थल को ढके हुए रहता है, पहली बात तो ये, वो ढके हुए रहेगा उसको, है ना। लेकिन जब ट्रोपोनिन सी कैल्शियम आयन से जुड़ता है तो कुछ रासायनिक व क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं, होने से ट्रोपोमाइसिन एक्टिन के सक्रिय स्थल से हट जाता है। देखो सक्रिय स्थल से हट जाता है, ऐसे विश्राम अवस्था में तो क्या हुआ, ढके हुए रहता है, लेकिन जैसे ये ट्रोपोनिन सी कैल्शियम आयन से जुड़ेगा ना, ये सक्रिय स्थल से हट जाएगा, है ना, और एक्टिन का सक्रिय स्थल खुल जाता है, मतलब सब दिखने लग जाता है, खुल जाएगा वो, है ना। और मायोसिन सिर क्या होता है, मायोसिन का जो हेड होता है वो एक्टिन के सक्रिय स्थल में क्रॉस सेतु बना लेगा, क्रॉस सेतु की सहायता से जुड़ जाए। जो मायोसिन का जो हेड है, मायोसिन सिर है, वो एक्टिन के सक्रिय स्थल में जुड़ जाएगा, क्रॉस सेतु की सहायता से, क्रॉस ब्रिज की सहायता से जुड़ जाएगा। अब मायोसिन में जो है ना, जैसे वो जुड़ा तो मायोसिन में क्या होगा, एटीपी होता है, एटीपी क्या है, एडीपी और एडीपी और फॉस्फेट में टूट जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। जो एटीपी जैसे ही टूटेगा ना तो ऊर्जा मुक्त होगी। अब इस मायोसिन में तो ऊर्जा मुक्त, लेकिन ऊर्जा का उपयोग कौन करेगा, एक्टिन करता है। मतलब ऊर्जा तो मुक्त मायोसिन में, लेकिन उसका उपयोग करता है एक्टिन, और एक्टिन क्या करता है, मायोसिन पर फिसलते हैं। एक्टिन क्या करेगा, मायोसिन पर फिसलेगा, और एक्टिन किसकी ओर गति करेगा, एच क्षेत्र की ओर गति करेगा, है ना, एच क्षेत्र की ओर गति करेगा। अब एच क्षेत्र की ओर गति करेगा तो क्या होगा, एच क्षेत्र
की लंबाई कम हो जाएगी, गायब हो जाएगा एच क्षेत्र। देखो पेशी संकुचन के बाद एच क्षेत्र तो गायब हो जाएगा और सार्कोमियर भी और आई बैंड की लंबाई भी कम हो जाएगी, 20% तक कम होगी और ए बैंड की लंबाई अपरिवर्तित रहती है। भैया इंपॉर्टेंट है ये, क्यों? क्योंकि मायोसिन थोड़ी गति करते हैं, ए बैंड का मतलब मायोसिन थोड़ी गति करते हैं, गति तो एक्टिन करते हैं। एक्टिन का मतलब आई बैंड, या एक्टिन किससे जुड़े होते हैं? सार्कोमेर से जुड़े होते हैं, है ना। एच क्षेत्र की ओर गति करते हैं तो एच क्षेत्र भी गायब हो जाता है। आप तो ध्यान रखना, एच क्षेत्र गायब हो जाता है, सार्कोमेर और आई बैंड की लंबाई वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों तीनों। आई बैंड की लंबाई अपरिवर्तित रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो ध्यान रखिए इसका। ये है आपकी पेशी संकुचन की क्रियाविधि। अब देखो हमारा टॉपिक है पेशी के गुण। तो पेशी संकुचन की क्रियाविधि खत्म हो गई, पेशी के प्रकार पढ़ लिए और पेशी के गुण पढ़ने। तो एक बार फिर से देख लो इसको, पेशी के क्या क्या गुण है। पेशी में उत्तेजनशीलता का गुण होता है, देखो उत्तेजनशीलता का, और संवहनशीलता का, है ना। इसके अलावा संकुचनशीलता का, इसके अलावा प्रसारे मतलब फैलना, प्रसारे का गुण होता है ना। पेशी किस नियम पर कार्य करती है? ऑल और नॉन के नियम पर कार्य करती है पेशी। जब पेशी को एक उद्दीपन दिया जाता है तो इसे एकल पेशी स्फुरण, सिंगल मसल ट्विच कहते हैं, है ना। एकल पेशी स्फुरण कहते हैं, इसका ध्यान रखें। पेशी ग्राफ को क्या कहा जाता है? कायमोग्राफ कहते हैं। टेटनेस, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, सी टेट में भी आता है और इम्पोर्टेंट भी है ना। टेटनिक संकुचन, देखो टेटेनिक संकुचन है ना, इसमें क्या होती है? पेशियां है ना निरंतर संकुचित अवस्था में रहती है, निरंतर लगातार। यह 2 प्रकार का होता है। देखो कितने प्रकार का होता है? टेटेनिक संकुचन 2 प्रकार का होता है, एक तो टिटेनी होता है, एक टिटनस होता है। टिटेनी और टिटनस। तो टिटेनी तो किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और टिटनस किसके कारण होता है? जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण होता है। इसमें जांघ की पेशियां मुख्य रूप से शामिल होती है, जांघ की पेशियों में होता है ना। मतलब इसे लोकजात डिजीज कहते हैं। लोकजात डिजीज किसे बोलते हैं? टिटनस को बोलते हैं, ध्यान रखिए आप इसका। तो ये टिटेनी संकुचन है, ये भी पेशी एक तरह से पेशी से संबंधित है। अभी लकवा, ये भी पेशी से संबंधित, देखो पैरालाइसिस बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। यह पेशी तंतु को तंत्रिका तंतु से अलग कर दे, तो यदि पेशी तंतु को तंत्रिका तंतु से अलग कर दे तो पेशी में संकुचन नहीं होगा, इसे लकवा कहते हैं। तो तंत्रिका तंतु से अलग हो जाती है वो, है ना, पेशी तंतु जो तंत्रिका तंतु से अलग हो जाती है वो, तो उसमें संकुचन नहीं होता। कोरी चक्र, देखो कोरी चक्र भी नाम आता है भाई। इस चक्र के कारण क्या होता है? पेशी और यकृत दोनों में ग्लाइकोजन संग्रहित हो जाता है। तो कोरी चक्र में क्या होगा? दोनों में ग्लाइकोजन होगा भैया, पेशी में भी और यकृत में भी। रिगर मोर्टिस, देखो रिगर मोर्टिस क्या होता है? मृत्यु के बाद हमारी पेशी अकड़ जाती है, शरीर की पेशियां अकड़ जाती है, इस घटना को रिगर मोर्टिस कहा जाता है ना। मैराथन एथलीट क्या होता है? बारंबार जो संकुचन होता है हमारी जांघ की पेशियों में, तो उससे लाल रेशे विकसित हो जाते हैं। बार संकुचन से क्या होता है? जांघ की पेशियों में लाल रेशे विकसित हो जाते हैं, इसे मैराथन एथलीट कहते हैं। तो ये शब्द आ जाते हैं कभी कभी। बाकी तंत्रिका उत्तक, चौथा उत्तक हमारा उपकला उत्तक पढ़ लिया, संयोजी उत्तक पढ़ लिया, पेशी उत्तक पढ़ लिया। अब तंत्रिका उत्तक है, इसमें इस तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ेंगे इसमें, जिससे हम तंत्रिका में तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये आपका चैप्टर खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।